हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है, पैसे के बारे में। तो बात करते हैं पैसा क्यों क्यों मैं आज पैसे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्या रीज़न्स हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों इंडियन सोसाइटी में वो मिस है, और अपनी किस एज में कितनी सेविंग्स करें, कितना इन्वेस्ट करें, कौन सा अपने शौक़ पे खर्च करें, कितना पैसा, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा। इंडिया में लोगों की दो तरह के लोग होते हैं, टेंडेंसी होती है लोगों की, या तो वो बहुत ज़्यादा सेव करते हैं या बिल्कुल सेव नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेव करने वाला होगा तो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एज़ पर 2019 के डाटा के अराउंड 18,838 करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स के अंदर अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। 18,838 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पैसा, यानी लोगों ने कमाया और बैंकों के पास छोड़ दिया। अपनी कई नीड्स या फिर जिनसे वो कुछ अच्छा कर सकते थे लाइफ में, वो सब इंडियन बैंकों के पास जमा है और उनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। ये 2019 का डाटा है, अब ये और भी बढ़ गया होगा। तो या तो लोग बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, अपनी लाइफ ढंग से जी नहीं पाते जिस तरह से उन्हें जीनी चाहिए, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, या बिल्कुल सेव नहीं करते तो वो क्राइसिस में वैसे भी आ जाते हैं। क्राइसिस की सिचुएशन फेस करते हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो बात करेंगे कि सेविंग्स ज़रूरी क्यों है। पहले तो यही बात कर लेते हैं, सेविंग्स करता क्यों आदमी। दो ही रीज़न होते हैं सेविंग करने के लिए। एक तो आप ये सोचते हो कि मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट से बेटर नहीं होगा, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, सडन कोई बीमार हो गया, किसी के घर में शादी है, इन चीज़ों के लिए हम पैसा जोड़ते हैं। तो सेविंग्स होनी चाहिए हमारे पास हमेशा ही, ये तो हम सबको पता है। तो अब सेव करें तो करें कैसे, क्या एक्चुअल मीन्स क्या है कि किस हिसाब से सेविंग करें कि हमारा पैसा ख़त्म भी ना हो और हमारे फ्यूचर नीड्स में वो क्या पता हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिला दे। इस बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आपको पैसा सेव करने के बारे में जानना है तो आपको पैसा इन्वेस्टिंग के बारे में जानना ज़रूरी है, और एक टर्म है इन्फ्लेशन, वो भी जानना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को अगर आपको समझना है, मान लीजिए आपने आज 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, अगले साल वही चीज़ खरीदने के लिए आपको 106 रुपये देने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन हर देश में होता है, हर कंट्री की नीड है। इन्फ्लेशन इंडिया में जनरली 4 से 6% होता है। इन्फ्लेशन सरकार के लिए बना के रखना बहुत ज़रूरी है इकनॉमी के लिए। तो अगर मान लीजिए आप बैंक में पैसा सेव करते हैं 100 रुपये हर महीने, आपको 4% का ब्याज मिलता है, तो आपके पैसे की कीमत 2% घट रही है हर साल। आप एक तो सोच रहे होंगे कि बैंक आपको 4% दे रहा है तो आपके पैसे की कीमत बढ़ रही है, पर ऐसा है नहीं। हर साल वो 2% घट रही है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी 6% से कम का रिटर्न देगी। इन्फ्लेशन एवरेज 4 से 6 के बीच में रहता है, तो 6% से जो भी कम रिटर्न देगी वो अपनी कीमत घटा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। परचेसिंग पावर घट रही है उसकी। मान लीजिए 100 रुपये से आप आज कुछ खरीद सकते हैं, कल को आप उस 100 रुपये से वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। उसको खरीदने के लिए आपको 102-103 रुपये देने पड़ेंगे अगले साल। तो ये है इन्फ्लेशन का असर इकनॉमी में, जो इंडियन सोसाइटी को या इंडियन लोगों को समझना चाहिए। तो ये तो बात कर ली हमें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन पैसा खाता कैसे है। अब दूसरी बात करते हैं कि इन्वेस्ट करें तो कैसे करें कि 6% से आपका रिटर्न आए। कितना हमारा बैंक में होना चाहिए पैसा, कितना हमारा गोल्ड्स में होना चाहिए, कहाँ बॉन्ड्स में होना चाहिए, कितना पैसा हमारे स्टॉक्स में होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, पहले तो ये जान लेते हैं कि इन्वेस्ट करना कितना है, कि आप अपनी लाइफ भी अच्छी तरह जी सकें और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो अब बात करते हैं कि सेव करना कैसे है, कितना सेव करना है कि लाइफ भी अच्छी तरह से जी लें और फ्यूचर भी सिक्योर हो। इसके लिए आपको अगर एक गोल्डन रूल आप यूज़ कर सकते हैं 50-30-20 का। 50% आपकी जो आप टोटल अर्निंग है वो आपके डे टू डे एक्सपेंस में होना चाहिए। 30% आपकी बॉन्ड्स पे, नई गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है या
वर्ल्ड टूर करना है, ये आपकी बॉन्ड्स हैं। और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए आपकी सैलरी का, या आपकी डे टू डे जो आप कमा रहे हैं उसका 20% आपका सेविंग होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सेविंग करें तो करें कैसे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके टोटल इनकम का 20% सेविंग होना चाहिए, और अब ये भी बात कर लेते हैं कि इस सेविंग को डालें कहाँ पे, या फिर कैसे इसका ऑप्टिमल यूज़ करें, या फिर कैसे इस सेविंग का यूज़ करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को इंश्योर करें। तो अगर आपको सेविंग्स के बारे में जानना है कि कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपको सेक्टर आपके पास बहुत सारे हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, और लैंड हो गया। इन सब पे आप सेव कर सकते हो, और किस पे क्या रिटर्न है वो मैं बताता हूँ। कहाँ पे कितना बैंक पे भी रखना ज़रूरी है, वो कितना रखना है वो भी मैं बताता हूँ। तो अगर आप बात करेंगे कि सेविंग को करना कैसे, उसको जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा लिक्विडेशन, कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट को या फिर अपने जो आपकी सेविंग है उनको फिज़िकल कैश में कन्वर्ट कर पाते हो। वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जब आपकी एमरजेंसी सिचुएशंस हो गई तो ये भी मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर पाते हो। उसको लिक्विडेशन ऑफ मनी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीद रखी है और आपको अभी अर्जेंट में 1-2 दिन में पैसे की ज़रूरत है, तो 2 दिन में आपकी लैंड नहीं बिकेगी। अगर आप लैंड की बात करेंगे तो 2 दिन में लैंड नहीं बिकती है, तो उसको भी कंसर्न में रखना है। अगर आप सेविंग करते हैं कि सारा पैसा अगर आपका लैंड में चला गया तो आप लैंड नहीं बेच पाएंगे इमरजेंसी में, और लास्ट में आकर आपको उसको कम कीमत पे बेचना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी पॉइंट ऑफ कंसर्न लेते हैं जब हम अपनी सेविंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक में आपका कितना पैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। तो आपकी टोटल इनकम है, टोटल पर मंथ की जो इनकम है मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका बैंक की एफडी के अंदर होना चाहिए। और अगर देखा जाए और 2 महीने की इनकम लगभग आपके पास सेविंग करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट जो है उसमें होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सडन नीड आपको कभी भी पड़ सकती है कैश की, और तो आपको लिक्विडेट कराने के लिए पैसा, यानी सडन एकदम से अगर नीड पड़ गई तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उन 2 महीने की जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें से। और 6 महीने की मैं एफडी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कल को आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास 6 मंथ का बैकअप होगा, लगभग 6 मंथ का टाइम रहेगा अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को निकालने के लिए या फिर जॉब को ढूंढने के लिए। बस आपका बैंक में सिर्फ इतना ही पैसा होना चाहिए, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा बैंक में रखना बेवकूफ़ी है। तो अब बात करते हैं कि बचा हुआ पैसा कहाँ लगाएं कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, उसके लिए बात करते हैं। तो अगर बात करेंगे तो हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं। लैंड, गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। तो अगर बात करें स्टॉक मार्केट की और म्यूचुअल फंड्स की, पहले उसकी बात करते हैं। तो आपकी जो टोटल सेविंग्स है उसका 50% आपका म्यूचुअल फंड्स में या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी है तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट घुस जाइए, 50% पैसा आप वहाँ पे लगाइए, सही है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो यूज़ म्यूचुअल फंड्स, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट को अपने पैसे देते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए, तो वो अपना मार्जिन जो होता है वो निकाल लेता है डे टू डे ऑपरेशंस का और आपके पैसे को बढ़ा के देता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स भी अच्छा है, 15% से जनरली ऊपर ही रहता है म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट। 15-10 कुछ अगर कोई स्टेबल फंड है या उनकी बात करें तो कुछ फंड्स है जिसमें 10-12% भी होगा, पर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में 15-12-13% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आपका 50% पैसा होना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा डालें, 50% जो आपकी सेविंग्स है टोटल उसका। और अब बात करते हैं गोल्ड की। अगर आपको सोना खरीदना है तो सोना कितना होना चाहिए और सोना क्यों आपके सेविंग का एक हिस्सा होना चाहिए, उस बारे में भी मैं बात करूँगा इसके। तो अगर आपको सोने पे इन्वेस्ट करना है या चांदी पे इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट सोने पे इन्वेस्ट मत कीजिए,
गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और सोना आपकी सेविंग का लगभग 10 to 20% होना, 10% या 20% मैक्स होना चाहिए। क्योंकि सोना जब आपके सारी सेविंग्स, मान लीजिए कल को मार्केट क्रैश हो गया, जैसे कोरोना का टाइम पे हुआ भी था, तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होगा सोने का मार्केट अपने आप ऊपर बढ़ जाता है। तो जब भी क्राइसिस की सिचुएशन होगी, जिसने सोने पे इन्वेस्ट किया होगा वो हमेशा सेव रहेगा। तो आपकी जो सेविंग है उसका 10 से 20% हिस्सा सोने पे होना चाहिए। तो फिजिकल गोल्ड में ना करें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको 4 से 5% का नुकसान होगा। क्योंकि फिजिकल गोल्ड को आप जब खरीदेंगे तो 2 से 3% ज्वेलर के मेकिंग का होगा, और जब आप उसको बेचेंगे तो भी वो 2 से 3% नेगेटिव में ही बिकेगा। तो 6 से 7% गोल्ड की कीमत आपकी घट जाती है अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं। तो इससे अच्छा आप गोल्ड बॉन्ड्स रखिए। गोल्ड बॉन्ड्स की आपकी कीमत घटेगी नहीं, जो कीमत है वही मिलेगी। तो आपकी प्रोफाइल का 10 से 20% सेविंग का हिस्सा गोल्ड भी होना चाहिए। अब बाकी बचा हुआ लैंड के लिए बात करते हैं। तो लैंड में आप अपनी सेविंग का लगभग 20, 30 या 40% हिस्सा डाल सकते हैं लैंड में भी। लैंड का क्या सीन है कि लैंड आपको अगर ऐसी जगह लैंड मिले जो आपको पैसिव इनकम दे, किराए का काम हो सके, तो वो तो बेस्ट है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आपकी पैसे की इनकम जनरेट हो रही है। वरना आप जब लैंड खरीदें, अगर इन्वेस्टिंग के लिए आपने लैंड खरीदा तो उस पर घर वगैरह ना बनाएं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आपने जब लैंड खरीदते हैं तो आपको आपके 10 to 20, 15 ईयर्स के बाद जो कीमत मिलती है वो लैंड की मिलती है, और घर की कीमत आपको उतनी मिलती नहीं है जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता है। तो अगर लैंड खरीदे एज ए इन्वेस्टिंग पर्पस, तो उसमें क्या करें कि आप उसमें घर वगैरह ना बनाएं अगर आप उसको किराए पे नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव इन्वेस्टमेंट ही जाएगा, क्योंकि घर में आपको रिपेयरिंग का काम भी कराना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो डिग्रेड होगा और आपको वो घर उतनी कीमत नहीं दे पाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप उसका किराए का काम नहीं कर पाते हैं तो लैंड में इन्वेस्ट करने के टाइम ये सोचें। और आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत मार्केट में है। लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो, मेरा मानना जो है वो है फ्यूचर की करेंसी। कभी ना कभी क्रिप्टो का टाइम आएगा, पर वो टाइम आज नहीं है मेरे को जो लगता है। अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आप 5 to 6% इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी टोटल सेविंग का, ज़्यादा नहीं, 5 to 6%। अगर आप यंगस्टर है तो 10% तक जा सकते हैं, अपने 20s के अंदर है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर तो है करेंसी का, पर वो फ्यूचर अपनी जनरेशन में होगा या नेक्स्ट जनरेशन में होगा वो नहीं पता अभी। और क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है। इवन एक बंदे के ट्वीट से मार्केट पूरा बदल जाता है, और नहीं पता वो कब आपको ख़त्म कर दे आपकी पूरी सेविंग को। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 10% कीजिए, उससे ज़्यादा अपनी सेविंग का क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आप अर्ली 20s में तो कीजिए, और अगर आपकी 30s या 40s में अपने, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जो आज का हमारा लेक्चर या हमारा जो वीडियो था इतना ही था। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाना है, आपको क्या टॉपिक लगते हैं कृपया बताइए।